तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वापस से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंटम जियो पे। कम टू द पॉइंट, लास्ट वीडियो के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे थे और इसका हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। पर डिस्कस करते हमने कंप्लीट क्या किया था? हमने कंप्लीट किया था रोल ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द नेशनल डेवलपमेंट एंड द इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और अब जो ये वाली जो क्लास है, जो नेक्स्ट सेशन जो क्लास है आपकी, उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड द रिमेनिंग पार्ट से मतलब ये है, एक तो हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे पास कौन कौन सी अवेलेबल है, क्या रोल है, क्या उनका प्रोसेस है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन होता है, जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो होता है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इट विल बी ए क्वाइट गुड टॉपिक फॉर यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। व्हाट आर द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं आप सभी को पता है, समथिंग फाउंड बीनेथ द अर्थ सरफेस। रॉक रॉक से बनते हैं आपके मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। वापस से लाइन को रीड आउट करते हैं, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। देखिए, हम पार्ट 1 इसका पढ़ चुके हैं। हमें कॉमन और सिंपल जो नोमेनक्लेचर्स है वो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैवी, इट इज ए हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री का मतलब है कि इसके अंदर जो इनपुट है और जो आउटपुट जो इस इंडस्ट्री का है वो दोनों ही बल्कि हैं। बल्कि का मतलब दोनों ही हैवी हैं। और बेसिक इंडस्ट्री का मतलब होता है इस इंडस्ट्री का जो आउटपुट है कि किसी दूसरे इंडस्ट्री का इनपुट है, यानी कि इस इंडस्ट्री से निकलने वाला प्रोडक्ट किसी दूसरे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है। देखिए, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये लाइन आपको क्या कह रही है कि सपोज करिए कि आपके पास आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा है और साथ ही साथ आपके पास आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन भी ज़्यादा है। इसका मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करके इसका कंजम्पशन कर रहे हैं। आप कंजम्पशन किस में करेंगे भाई? सर कंजम्पशन हम करेंगे सर, या तो हम मशीन्स बनाएंगे या टूल्स बनाएंगे या फिर व्हीकल्स बनाएंगे। भाई कहीं ना कहीं तो हम इसका कंजम्पशन करेंगे। और जब हम इन सभी चीज़ों का कंजम्पशन, आयरन एंड स्टील का कंजम्पशन करेंगे और हम जब ये सभी चीज़ें बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपकी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट। पहले तो आप इस बात को समझ, इसका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो प्रोडक्शन है और उसका जो कंजम्पशन है वो बताता है कि आपका कंट्री कितना डेवलप्ड है। नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? देखिए, ये आपके पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल है। क्या है रॉ मटेरियल भाई? देखिए, आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। अगर आपको इन तीनों चीजों को यूज में लेना है, यानी कि ये आपके रॉ मटेरियल हैं इस इंडस्ट्री के। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो दे आर रिक्वायर्ड इन द रेशो 4:2:1। ये आपको याद रखना है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर क्लिक हो सकता है। और साथ ही साथ आपको इस इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए चाहिए मैग्नीज। मैग्नीज क्या काम आता है? वो हार्डन द स्टील। आयरन को हार्ड करने के काम में आता है। क्या काम में आता है? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इसका ये है, एज मैंने आपको सेम डायग्राम लिया है, बिल्कुल बिल्कुल सेम डायग्राम लिया है जो आपकी एनसीईआरटी में, ताकि अगर अगर आपके पास एग्जाम में आ भी जाए
तो आप इससे डील कर पाए, क्योंकि जनरली सीबीएसई के एग्जाम जो है वो एनसीईआरटी को डील करता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल टू द प्लांट। प्लांट बेस, प्लांट का मीनिंग क्या है? ए प्लेस वेयर द फिनिश प्रोडक्ट्स इज मेड अप। कहाँ पर भाई क्या होता है? प्लांट क्या होता है? प्लांट जहाँ पर आपके पास फिनिश प्रोडक्ट बनता है। आपको रॉ मटेरियल पहले लाना है, इसके बाद आप इसको डालोगे फर्नेस के अंदर। फर्नेस का मतलब आप इसको हीट अप करोगे। आयरन और इज मेल्टेड, और इसके अंदर आप यूज में लोगे लाइम स्टोन। लाइम स्टोन इज ए फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड। फ्लक्सिंग मटेरियल, फ्लक्सिंग मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप किसी दूसरे मटेरियल में डालोगे तो उसके अंदर जो भी गंदगी होती है तो लाइमस्टोन कैसा वर्क करता है, यहाँ वापिस से देखिए, लाइमस्टोन कैसे वर्क करता है? एज ए फ्लक्सिंग मटेरियल, साफ करने के काम में आता, फाइनिंग करने के काम में आता। स्लैग, स्लैग मीन्स ऊपर का जो कचरा होता है। स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज बर्न टू हीट द आयरन। क्या काम में आ रहा है यहाँ पर आपके पास? कोक या फिर कोकिंग को। ये जो मेल्टेड आयरन है, इसको जब आप मोल्ड करते हैं या सॉलिड बनाते हैं तो हम इस आयरन को बोलते हैं पिग आयरन। कौन सा आयरन बोलते हैं भाई? पिग आयरन। देन आफ्टर वी विल मेक steel from that. Pig iron is further purified by melting and oxidizing the impurities. In pig iron, if you add manganese, nickel and chromium, it will get harder and you will have steel. यानी कि पिग आयरन के अंदर अगर आप मैगनीज, निकेल एंड क्रोमियम अगर आप डालेंगे तो ये आपके जो पिग आयरन है उसको हार्ड कर देगा और उसको स्टील में कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद आप इसको शेप दे देंगे जैसी आपको शेप चाहिए। रोलिंग हो सकती है, प्रेसिंग हो सकती है, कास्टिंग हो सकती है, या शीट चाहिए या इनगोट चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए। तो ये आपको याद रखना है कि रॉ मटेरियल क्या क्या है, प्रोसेस क्या क्या है, पिग आयरन क्या होता है, और फ्लक्सिंग मटेरियल कौन सा है, और पिग आयरन को हार्ड करने के लिए हम कौन कौन से सब्सटेंस इसके अंदर ऐड करते हैं। आगे देखिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनसीईआरटी, there are some important locations which can be asked by the CBSE in the board examination of iron and steel industry. सबसे पहले हम लोकेशंस को ट्रेस करेंगे। देखिए, दुर्गापुर की लोकेशन पढ़ रहे हैं हम भाई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की लोकेशन पढ़ रहे हैं। दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ है भाई? ये रहा, लगाओ यहाँ पर दुर्गापुर। के बाद आपके पास है दो लोकेशन झारखंड की। द वन इज जमशेदपुर एंड बोकारो। नाउ लोकेट द झारखंड, इट इज द झारखंड। जमशेदपुर, टाटा स्टील एंड इंडस्ट्रीज, एंड बोकारो। ऐसे आपको करना है, ऐसे ही पढ़ना है। छत्तीसगढ़, भिलाई। छत्तीसगढ़ का है, ये रहा भाई। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन से लोकेशन है इंपॉर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज? भिलाई। कर्नाटका, विजयनगर। वेर इज कर्नाटका? दिस इज कर्नाटका, and here you need to locate विजयनगर। तमिलनाडु, सलेम इस तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपके पास। ऐसे आपको ये मेमोराइज होना चाहिए। देखिए, अब आप सभी ने क्लास 9th के अंदर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है कि इंडिया का जो पेनिसुला प्लेटो है का एक पार्ट है, तो हम बोलते हैं ये वाला जो पार्ट, करीब करीब हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये आता है आपका छोटा नागपुर प्लेटो में। कहाँ आता है भाई? छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर आपका मोस्ट ऑफ द झारखंड का पार्ट, मोस्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ का पार्ट आता है। ये वाला जो पार्ट है, इट इज रिच इन मिनरल्स, इट इज रिच इन मिनरल।
ये बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई छोटा नागपुर प्लेटो रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील। देख सकते हैं यहाँ पर भी इसी एरिया के अंदर हमने करीब करीब 5 इंडस्ट्रीज लगाई हैं, लेकिन अगर एडअप करें तो यहाँ पर बहुत सारी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसी है। तो व्हाई? बिकॉज लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, आयरन और कॉस्ट यहाँ पर आपको लो रहेगी। क्यों रहेगी आपके पास यहाँ पर आयरन और कॉस्ट लो? क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाती है। भाई आप इंडस्ट्रीज वहीं पे लगा रहे हो जहां पर ये मिल रहा है, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम रहेगी। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, साथ ही साथ अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो आपको आपको यहाँ पर हाई ग्रेड का रॉ मटेरियल मिलता है। चीप लेबर, चीप लेबर फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट आल्सो, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपके पास चीप लेबर अवेलेबल है। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, आसपास एरियाज है, अगर आपके पास यहाँ पर आयरन ओर है तो इनसे रिलेटेड इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपके पास सेटअप हो जाएंगी और वो आपकी डिमांड को जनरेट करेंगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसे, आप देखो मुझे बात को, इस एरिया के अंदर हुगली रिवर है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, एज वेल एज अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो इस एरिया में आपके पास पोर्ट्स भी अवेलेबल है। ये आपके पास रेलवेज का भी डेवलपमेंट इस एरिया में हुआ है, इसलिए आपके पास यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। इट इज द रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज इन द छोटा नागपुर। यहाँ पर आपके पास आकर के आपकी एंड होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम मेल्टिंग और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। नाउ listen very carefully. Bauxite is a raw material for the aluminium industry. Bauxite is a very bulky material. In appearance, it is dark reddish colored raw. सिंपल सी बात है, अगर मटेरियल बल्कि है तो ये इंडस्ट्री भी आपकी कहा जाएगी हैवी इंडस्ट्री होगी। कौन सी इंडस्ट्री होगी भाई? हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि इनपुट भी हैवी है और आउटपुट भी आपके पास हैवी है, यानी कि बल्कि है। देखिए, इट हैज गेन्ड पॉपुलरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री। भाई देखो, एल्यूमिनियम कंपेरेटिवली न्यू मटेरियल है, लेकिन धीरे धीरे इस मटेरियल ने बहुत सारे अदर मटेरियल्स को रिप्लेस किया। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो आपको पता है आपके पास फैन होता है, फैन के अंदर एक कॉइल होती है। कॉइल आज से 10 साल पहले 10 ईयर्स कॉपर की बना करती थी, लेकिन कॉपर का हमारे पास रिजर्व्स कम है और कंपेरेटिवली कॉस्टली मटेरियल है। तो धीरे धीरे इस एल्यूमिनियम ने, और बात यह कि एल्यूमिनियम वेट में भी थोड़ा लाइट होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। धीरे धीरे एल्यूमिनियम ने अदर मटेरियल्स को साइडलाइन किया है और सब्स्टिट्यूट की तरह अभी हम एल्यूमिनियम, इन प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम इज लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, जंग नहीं लगती है, अच्छी बात यह है। आयरन के अंदर कोरोजन होता है। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब आप इसकी लेयर्स बना सकते हैं प्रेसिंग करके, एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्सड विद अदर। so these are the properties of aluminium. Because of these properties, aluminium substituted the materials it is used to manufacture aircraft. These are the uses of aluminium. एयरक्राफ्ट बना सकते हो, यूटेंसिल्स बना सकते हो, वायर्स बना सकते हो। रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट, ये सभी इस इंडस्ट्री को रन करने के लिए चाहिए। एक तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए, एक आपको रॉ मटेरियल चाहिए, सिंपल है ये सभी इंडस्ट्रीज में। एट मिनिमम कॉस्ट आर द टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन
now see now see what is the process of making aluminum. First of all, let's concentrate. If you have 4 to 6 tons of bauxite, you will have 2 tons of aluminum. After that you have 1 ton of aluminum. देखिए एल्यूमिनिया और एल्यूमिनियम दोनों में डिफरेंस. एल्यूमिनिया भी एक तरीके का रो ही है. देखिए यू हैव बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल, देन यू ट्रांसपोर्ट द बॉक्साइट इन ए industry or at the point where smelting is to be held, bauxite crushed and alumina dissolved out. ये कहाँ होता है? एल्यूमिनियम रिफाइनरी में. ठीक है, अब आप इसको शिफ्टिंग करेंगे कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम द रिफाइनरी, पिच फ्रॉम द कॉलरी, के बाद आप इसको फाइनली एल्यूमिनियम. सिंपल प्रोसेस है, आप इसको आराम से देख. एक प्रोसेस बता रहा है कि कैसे ये जो आपका जो एल्यूमिनियम है आप इस रॉ मटेरियल ले सकते. देखिए यस. तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल इंडस्ट्री. इट इज ए फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. डाइवर्सिफाइंग का मीन्स होता है कि आप एक केमिकल को नहीं बना रहे हैं, आप नंबर और टाइप ऑफ केमिकल्स का प्रोडक्शन. इट कंप्राइजेज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. दोनों लेवल पे होता है, स्मॉल स्केल पे भी वर्क करता है, लार्ज लेवल. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल्स, दे कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल. हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिसोर्सेज में पढ़ चुके हैं. ऑर्गेनिक मीन्स यू आर टेकिंग देम फ्रॉम लिविंग थिंग्स. इनऑर्गेनिक मीन्स chemically or not from the living things. Inorganic chemicals include sulfuric acid H2SO4. This acid used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastic adhesives, paints, dyes, stuffs. Nitric acid HNO3. Alkali is soda ash. Soda ash is used in the glass, soap and detergent and paper factories. And caustic सोडा. ये कुछ एग्जाम्पल्स है किससे, किसके भाई? इनऑर्गेनिक केमिकल. देखिए ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स ऑर्गेनिक क्यों है भाई? क्योंकि बताओ भाई, दीज आर मेड अप बाय ए लॉन्ग सप्रेसिंग ऑफ vegetation which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastic, dyestuffs. Plants are located near oil refineries और पेट्रोकेमिकल. आपके जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो प्लांट के नियर लोकेट होती हैं. तो लोकेट होती हैं, अगर आप प्लांट के नियर अगर लगाएंगे तो आपके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है रिड्यूस होता है. बेसिक केमिकल्स अंडरग्रो processing to further produce other chemicals that are used for industrial application. There are number of applications of chemicals in different industries. सिंपल है, इसके अंदर कोई बड़ा question वाला कोई. The next is fertilizer industry. Fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers. क्या मतलब होता है भाई? एक्चुअली में फर्टिलाइजर होता क्या है? फर्टिलाइजर के अंदर ज्यादातर कंटेंट किसका होता है भाई? नाइट्रोजन कंटेंट होता है. तो जहां पर आपके पास नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कंपनी है, मेनली अगर बात करूं तो किसकी बात करता हूं? यूरिया की. देखिए वापस से देखते हैं. द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स.
और यूरिया अपने आप में नाइट्रोजन कंटेंट होता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट, जिसको आप बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव कॉम्बिनेशन ऑफ, हर फर्टिलाइजर में एनपीके का कॉम्बिनेशन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश, हम पोटेशियम। अब एन, पी और के ध्यान समझिए आप। अगर मैं एन और के की बात करूं, ये जो के वाला जो कंटेंट है ये इंडिया के पास अवेलेबल है ही। पोटाश is entirely imported as the country doesn't have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form। हमारे पास नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, लेकिन पोटाश इंडिया के पास है ही नहीं। तो हम एंटायरली पोटाश को क्या करते हैं, इम्पोर्ट। अच्छा ध्यान से सुनिए, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो हम बहुत सी बार अखबार में पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजर्स की कमी है। फर्टिलाइजर की कमी क्यों है? क्योंकि हर फर्टिलाइजर जो है एनपीके से बनता है। अब आपके पास एन है, पी है, लेकिन के नहीं है। के आपको इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट की जो स्पीड है, इंपोर्ट की जो डिमांड जनरेट होती है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है तो सिंपल सी बात है, आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री कहीं लैग कर रही है। अब बात आती है कि इस इंडस्ट्री के ग्रो होने का रीजन क्या है। इस इंडस्ट्री के ग्रो होने का रीजन है ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या है भाई? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के अंदर, पैकेज टेक्नोलॉजी। पैकेज्ड के अंदर आपको HYV सीड्स दिए, हाई यील्डिंग वेराइटी। अब जब आप हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जब आप ग्रो करते हो, तो आपको वाटर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और उनको ग्रो करने के लिए, वेल ग्रो करने के लिए आपको फर्टिलाइजर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से पहले आपको फर्टिलाइजर की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, एट द प्रेजेंट डे जरूरत पड़। आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट द कंट्री, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ गई है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट। गुजरात में क्यों है सर? सर गुजरात में इसलिए है क्योंकि अपने पास यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज है। साथ ही साथ आप ध्यान से देखो, पोर्ट भी है अपने पास है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं आती है। देखिए आगे बढ़िए। सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री expanded more. Why cement is essential? Because it is the root of all infrastructure work. अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना है, तो आप बिना सीमेंट के नहीं कर पाएंगे। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक, देखो भाई ध्यान से देखना, कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए आपको मेमोराइज होना चाहिए। लाइमस्टोन, सिलिका एंड, LSG से याद कर लो, लाइमस्टोन, सिलिका एंड, ये इसके रॉ मटेरियल। कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये भी चाहिए आपको, कोल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको प्रोसेसिंग करनी है, आपको इंडस्ट्री चलानी है, और साथ ही साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन की चाहिए, रॉ मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करना है, और फिनिश प्रोडक्ट भी बल्कि होता है जो आपको ट्रांसपोर्ट करना है। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात। मेनली कंसंट्रेशन कहाँ है भाई? स्ट्रेटेजिकली का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेटेजिकली का मतलब ये हुआ, आपने बड़ी समझदारी के साथ इनको गुजरात में लोकेट किया, क्योंकि गुजरात में आपके पास पोर्ट है। क्या है भाई? वो पोर्ट से आप इनको ज्यादातर आप वेस्ट एशिया के अंदर आप क्या करते हो, इनको एक्सपोर्ट करते हो। दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्री। गल्फ कंट्रीज आजकल चल ही रहे हैं, गल्फ कंट्री।
ये अभी ईरान का मसला चल रहा है, कनेक्ट करो, लोग वहाँ से पेट्रोलियम वगैरह लेते हैं, हम उनको देते भी तो हैं, पेमेंट देते हैं। देखिए चलिए, नाउ ना नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस एंड पैसेंजर। क्या काम आता है भाई ऑटोमोबाइल? ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड गुड्स एज वेल एज पैसेंजर्स। नाउ द पॉइंट इज कि अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वी आर नॉट एज मच गुड इनफ इफ आई कंपेयर आवर सेल्फ विद द ग्लोबल प्लेयर्स। आफ्टर द लिबरलाइजेशन आपको सबको याद है, हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपने अपने मार्केट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, मार्केट इज ओपन फॉर इंपोर्ट एंड, अब आपने इंपोर्ट को ओपन किया, इसका मतलब वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज है आपके मार्केट में एंट्री करेगी। देखिए, आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग ऑफ न्यू एंड कंटेम्परेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड। स्टिमुलेट मींस इंक्रीज करिए डिमांड को फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट which led to the healthy growth of industry in passenger cars, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर। जैसे ही आपने इंपोर्ट किया, जैसे ही आपके पास बेस्ट टेक्नोलॉजी का कल मार्केट में आने लगा फ्रॉम द वर्ल्ड, तो आपके यहाँ पर वेल ग्रोथ हुई व्हीकल मार्केट की, ऑटोमोबाइल मार्केट की, चाहे कार हो, हो। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, ग्राम एटसेट्रा अराउंड मेन अर्बन सेंटर। भाई अर्बन सेंटर के आसपास क्यों है भाई? अर्बन सेंटर्स डिमांड जनरेट करते, एज वेल एज अर्बन सेंटर्स इंडस्ट्रीज को लेबर भी प्रोवाइड कराते। नई बात, यस, से इट विद कॉन्फिडेंस, हम कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, राइटिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सोच सकते। एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। थोड़ा सा अटके क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर भी लिखने की कोशिश करी। लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1991। लिबरलाइजेशन होने से क्या हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ? बूस्ट आई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इंक्रीज इन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। आपके कंट्री में जब दूसरा कंट्री आकर के मनी देता है और अपनी इंडस्ट्रीज लगाता है तो उसको हम एफडीआई बोलते हैं। साइमल्टेनियस ग्लोबल लॉन्चेस, ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो आपके मार्केट में आई और इससे आपका मार्केट क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। ये सभी लिबरलाइजेशन होने के बाद हुआ। देखिए, नाउ द टॉपिक नेम इन योर बुक, द टॉपिक नेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हार्डवेयर प्रोवाइड कराता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है आपको अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट। देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन, रेडार्स, कंप्यूटर्स। यानी कि कहने का मतलब है आपको जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है ये आपको क्या प्रोवाइड कराती है भाई? सर ये हमें प्रोवाइड कराती है हार्डवेयर। क्या प्रोवाइड कराती है सर? राइट। बेंगलुरु हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलुरु के अंदर आपके जो कंपोनेंट्स बना वो बहुत ज़्यादा है, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। द मेजर इंडस्ट्रीज कंसंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, के अलावा बेंगलुरु के अलावा नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आज की हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, के अंदर बहुत सारे इंडियंस जो हैं लगे हुए हैं। आप भी देख सकते कंपनी, मास्टर कार्ड तरीके की कुछ कंपनी ऐसी है जहाँ पर
एट द टॉप लेवल पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की द सक्सेस ऑफ, यानी कि आपको हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, तो अपने आप आपकी कौन सी इंडस्ट्री ग्रो लग जाएगी? आईटी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री ग्रो होगी भाई? आईटी इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री ग्रो होगी? आईटी। लेट्स सी, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ग्रो होना जरूरी है अगर आपको आईटी इंडस्ट्री। नाउ वी विल लोकेट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। अभी पार्क्स का मतलब क्या है, कोई पार्क्स का मतलब है areas where there is high concentration of इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री। देखिए एक बार, हाँ जी देखिए, तो अब हम लोकेशन करेंगे या इनको लोकेशन इनको लोकेट करेंगे इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी, नोएडा। नोएडा इज लोकेटेड नियर दिल्ली इन उत्तर प्रदेश। तो आपको दिल्ली में नहीं लगाना है भाई, हम कॉमन मिस्टेक करते हैं। नोएडा इज इन उत्तर प्रदेश। देखिए, गांधीनगर इन गुजरात। कौन सी लोकेशन है भाई ये? गांधीनगर। देन मुंबई एंड पुणे, दोनों लोकेशंस महाराष्ट्र की हैं, मुंबई एंड पुणे। These locations you have high concentration of industries. हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में नहीं लगाना है, ध्यान रखना, तेलंगाना। बेंगलुरु इन कर्नाटका। चेन्नई इन तमिलनाडु एंड थिरुवनंतपुरम इन केरला। थिरुवनंतपुरम। So these are the important locations where tectonics and formation technology industry concentrated है भाई। आशा करता हूँ होप टॉपिक। Again, we are coming on the questions. How has the development process of transformed due to the influence of the बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इससे रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्ट मैटर आपके के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वी नीड टू मेक द आंसर। हाउ? एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ बेंगलुरु एंड अदर लोकेशंस एज द इलेक्ट्रॉनिक हब, पुश टू कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये सब हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ। यहाँ पर आकर टाइप्स ऑफ एंड होता है और चैप्टर का कोर्स जो है वो चेंज होता है। हमने क्या पढ़ा अभी? वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट,
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक्स अभी तक हम क्लियर कर चुके। नाउ द पॉइंट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए क्या मैं कह सकता हूँ, इंडस्ट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एन डिग्रेडेशन, बी इट वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। इंडस्ट्री का सभी पोल्यूशंस के अंदर बहुत बड़ा। तो हमें क्या करना है, क्या हमें इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना है? करना है, बिल्कुल करना है। कैसे करना है मामले में देखिए, कल पॉइंट्स है आपको पढ़ने होंगे। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विद द वाटर पोल्यूशन। सभी को पता है कि वाटर पोल्यूशन का मतलब डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, डिग्रेडेशन ऑफ। अब वाटर की जब क्वालिटी चेंज होती है, दैट विल बी हार्म द ह्यूमन एज वेल एज फॉर द एनिमल्स आल्सो। How we can control the water pollution? The first point is minimizing use of water by reusing and recycling. अगर आप reuse करेंगे, रिसाइकल करेंगे वाटर को, तो सिंपल सी बात है आप इस क्वांटिटी कंट्रोल कर पाए। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट द वाटर, ये भी किसको कंसर्न कर रहा है? क्वांटिटी ऑफ वाटर को कंसर्न। ट्रीटिंग हॉट वाटर, अगर आप हॉट वाटर को अगर रिवर्स के अंदर बिना ट्रीट करे डालेंगे या सीवेज वाटर को भी अगर आप डालें, तो आप फ्रेश वाटर की केमिकल कंपोजिशन गड़बड़ कर देंगे। तो आपको क्या करना है, हॉट वाटर को ट्रीट करना। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड अफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। आपको क्या करना है, चाहे वो वाटर हॉट हो या फिर मैं कहूँ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब आप कह सकते हो तेज वाला जो वाटर, गंदा पानी जो, इसको ट्रीट करके आपको डालना। ट्रीट का मतलब है इसके अंदर जो भी कंटेमिनेशन, फिर आपको इसको। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिवर्स रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री नीड्स रेगुलेट लीगली। लीगल रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशंस बनाने हैं, जहां पर ग्राउंड वाटर का लेवल कम है वहां को रोकना है। तो आप इस तरीके से वाटर पोल्यूशन। नाउ द पॉइंट इज एयर पोल्यूशन। ध्यान से देखेंगे भाई, एयर पोल्यूशन के साथ कैसे डील करना है। एयर पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एयर पोल्यूशन के पीछे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? सर, हार्मफुल गैसेस का जब इमिशन होता है, पार्टिकुलेट मटेरियल, पार्टिकुलेट आपने सुना होगा PM2.5 PM10 मटेरियल, यानी कि ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं साइज के हिसाब। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड टॉक्सिक लीक्स आर आल्सो एयर पोल्यूशन। So now we need to deal with pollutants and try to solve out the problem of air pollution. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separator। क्या क्या होते हैं देखो, क्या डिफरेंट डिफरेंट आपके कह सकते हैं कि मशीन हैं या फिर मैं सेपरेटर्स हैं, जैसे कि आप पार्टिकुलेट मैटर को, यानी कि डस्ट पार्टिकल एयर में जाने से रोक सकते हैं। कोशिश करते हैं समझने की। स्मोक स्टैक, स्मोक स्टैक क्या होता है? देखिए देखिए, हर पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। अब आप सपोज करिए कोई आप इस तरीके का कुछ लगाते हैं फैक्ट्रीज के अंदर, और इसके अंदर आप एनोड और कैथोड लगा देते हैं।
हमने लगा दिया एनोड। और अब जब यहाँ से जब आपके डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे तो वो अपने चार्ज के हिसाब से अट्रैक्ट हो जाएंगे, और आप जो फैक्ट्री से जो आपका जो एयर जाएगा या फिर मैं जो भी पॉल्यूशन बाहर जाएगा वो ओपन स्काई में नहीं जा पाएगा। ये तो होता है स्मोक स्टैक्स फैक्ट्री। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आप पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का यूज में। फैब्रिक फिल्टर्स, धुआं निकल रही है, आप बीच में फैब्रिक लगा दीजिए, तो आपके पास जो पार्टिकुलेट मटेरियल है वो आपने जो फैब्रिक लगाया वहीं रह जाएगा, बाहर साफ धुआं। स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेट, इसी तरीके की करीब करीब फैब्रिक फिल्टर की जाए, बस इनका थोड़ा सा टाइप अलग होता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन। भाई ऑयल काम में लीजिए, गैस काम में लीजिए, क्या करने के लिए? कोल को रिप्लेस करने के लिए। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, एनर्जी एफिशिएंट का मतलब लेस इनपुट मोर आउटपुट। स्विचिंग टू क्लीनर फ्यूल, अब क्लीनर फ्यूल कौन से होते हैं? जनरली हमने देखा है क्लीनर फ्यूल आते हैं भाई रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल फ्यूल्स की अगर मैं बात लाइक सोलर, विंड, ठीक है भाई, ये सभी किस्म रिन्यूएबल एनर्जी। एंड आफ्टर दैट वी नीड टू डील विद द नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड और नॉइस लेवल इज मेजर्ड इन डेसिबल डीबी, राइट? देखिए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। साइलेंसर, साइलेंसर क्यों लगाते हैं? आज है कम हो, कम जनरेट हो। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन, आपके पास जो भी ऑलरेडी मशीन अवेलेबल उसको रीडिजाइन करो ताकि वहां से नॉइस का रिडक्शन हो और एनर्जी एफिशिएंट। एंड नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल एंड ईयरफोन। क्या आपके पास फैक्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप ईयर प्लग्स, ईयरफोन्स दीजिए। फैक्ट्रीज की जो वॉल्स हैं वहाँ पर आप नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाइए। यूज जो होता है एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाते हैं, सिनेमा हॉल्स हैं वहाँ पर नॉइस। तो इस तरीके से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल। जनरली ये किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड टॉपिक है, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। देख, आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है ये थोड़ा सा बुक के अंदर बहुत है ना मैशी दिया हुआ है, मैंने इसको थोड़ा सा इसको करने की और आपको समझ। व्हेन वी ट्रीट द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, और एफ्लुएंट की बात कर रहा हूँ तो जनरली ये वाटर से रिलेटेड है। देखिए, देयर कैन बी थ्री टाइप ऑफ ट्रीटमेंट: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ए मैकेनिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज डन इन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस, याद रखेंगे भाई। एंड टर्शरी ट्रीटमेंट के अंदर आप बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग मैकेनिकल प्रोसेस? इट इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो उसको छोटे छोटे में ग्राइंड कर दे। फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंट, देख सकते हैं आप, ये देखो ऊपर से गंदा पानी था, आपने इसको छोड़ा थोड़ी देर के लिए, स्क्रीनिंग करी, ग्राइंडिंग करी, फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन किसी चीज को छोड़ देना तो आपके पास जो हैवी मटेरियल होगा वो धीरे नीचे आ जाएगा। सेडिमेंटेशन भी करीब करीब इसी तरीके की। तो आप देखेंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जब आप माइक्रोब्स को ऐड करते हैं और वो माइक्रोब्स जब केमिकल रिएक्शन करते हैं या फिर अपनी लाइफ को बचाने के लिए जब वो गंदगी को तरीके से आप कह सकते हैं कि यूज में ले लेते हैं, तो आपके पास जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं सभी रिमूव्स ऑर्गेनिक पोल्यूशन। ऑर्गेनिक पोल्यूशंस को अगर आपको हटाना है तो आप बायोलॉजिकल प्रोसेस काम ली, और अगर आपको इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हटाना हटाना है आपको क्या काम मिलेंगे? मैकेनिकल प्रोसेस और टर्शरी ट्रीटमेंट
एडवांस प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस तीनों काम में लेते हैं. दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग, यानी कि कंप्लीट अगर मैं रिसाइकलिंग की बात करूं, क्योंकि आप रिसाइकल कर रहे हैं, इसके अंदर रिसाइकल का मतलब है आप उसको वापस से पहले वाली कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल. अरे भाई बात समझ में आ रही है? वेरी मच सिंपल थिंग. आगे देखिए. So these are some of the questions. What steps can be taken to save fresh water from industrial pollution? How can industrial pollution of fresh water be reduced? कर सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कर सकते हो ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग. एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन एंड सजेस्ट एनी टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन. रोल है, देखो रोल है कि आपने जितने भी कंट्रोल करने के आपने पढ़े, जो भी है इसके पीछे जो कॉज है वही रोल है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन एंड सजेस्ट 3 पढ़ के. You need to attempt these topics, these questions by your own, get concepts more clear. Now it is the last topic of this book, or sorry, this chapter, which is a case study of NTPC. थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे इसको, देखिए. NTPC is a major power providing corporation in India. NTPC क्या है भाई NTPC? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. और ये जो हम केस स्टडी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम रामागुंडम प्लांट. प्लांट की कर रहे हैं रामागुंडम प्लांट है लोकेशन. अब पढ़ना क्यों है, हम इसकी केस स्टडी क्यों कर रहे हैं? इट हैज ISO सर्टिफिकेशन ऑफ ई, सर्टिफिकेट दिया जाता है उन इंडस्ट्रीज एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज, और इस सर्टिफिकेट का नाम है EMS 1400. द कॉर्पोरेशन हैज ए प्रोएक्टिव अप्रोच. व्हाई वी हैव गिवन, व्हाई द गवर्नमेंट given the ISO certification to this industry? Because the corporation has a proactive approach for preserving the natural environment and resource like oil, gas, like water, oil and gas, and fuels in place where it is setting up. ठीक है भाई, आप ये जो कोल वगैरह जो ले रही है इस जगह, एक तो ऐसी फुल काम में लेना चालू करें कि लोगों का एनवायरमेंट इफेक्ट जो है कम है. आगे देखिए. एनहेंसिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कैसे क्या क्या किया इन्होंने? इन्होंने पहले तो किया मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइज. जो भी इंडस्ट्री से ऐश निकली तो इन्होंने यूटिलाइज करना चालू किया, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दी एनवायरमेंट में जाने के लिए. सेकेंड इज प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. फैक्ट्री के आसपास ट्रीज लगाए, ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड कराई. रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट. ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट यानी कि जो स्लरी होती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो लिक्विड जो ऐश थी के लिए इन्होंने एक पॉन्ड बनाया और उसको वहां, साथ ही साथ इन्होंने इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग डाटाबेस में सभी चीजें ट्रेसेबल हो, आराम से मॉनिटरिंग करी जा. ये सेम पॉइंट्स जो है आपके यहाँ पर है. अडोप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पुराने इक्विपमेंट्स से उनको अपग्रेड किया. वेस्ट वाटर जनरेशन, वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन, एश को यूटिलाइज करना चालू किया. ग्रीन बेल्ट्स लगाए, एश पॉन्ड मैनेजमेंट किया, और साथ ही साथ मॉनिटरिंग एंड डाटा. तो डियर स्टूडेंट्स, here the chapter ends, and this is actually quite long. I have targeted the chapter to complete it within the 30 minutes, but fortunately से पढ़ाते अच्छा लगता है, थोड़ा लंबा चला जाए. एनीवे, द मैटर इज कि हम 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लें, बट
हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, कंसेप्ट समझें चैप्टर के, देन आफ्टर वी विल बी एबल गुड इन द एग्जामिनेशन। खुश रहें, पढ़ते रहें और साथ ही साथ अपने चैनल सेंटम जियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।